वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों काफ़ी सारी अपडेट्स हैं बार्सिलोना से रिलेटेड जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। लामिन यमाल की करंट सिचुएशन क्या है, साथ में भाई फ्रैंकी डियोंग से रिलेटेड एक बॉम्बर आया है दोस्तों, उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके सिवाय भी दोस्तों बारसा से रिलेटेड छोटी छोटी अपडेट्स हैं जो मैं शेयर करूंगा। एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड वर्सेस विला रियल का मैच जो आज है, एंड बारसा वर्सेस सीविया का मैच जो कल होगा। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। फटाफट से स्टार्ट करते हैं लामिन यमाल की करंट अपडेट्स है। देखो दोस्तों, जब लामिन यमाल पीएसजी वाला गेम खत्म हुआ तो वो जब अपनी जो बस होती है, फिर जो भी होता है व्हीकल तक जाने के लिए चल के जा रहा था, तो भाई लचक लचक के जा रहा था। और उसके बाद सबने अज्यूम किया कि वो थोड़ा इंजरी या फिर कुछ तो भाई उसको पेन वेन फील हो रहा है। बार्सिलोना ने उस टाइम तक कोई भी रिपोर्ट जनरेट नहीं करी थी। कल हमें पता चलता है कि भाई स्पेन नेशनल टीम ने कॉल अप किया है यहाँ पे लामिन यमाल को, और उसके तुरंत बाद बार्सिलोना रिएक्ट करती है। वो कहीं ना कहीं मेडिकल रिपोर्ट्स पब्लिश करती है और बताती है कि लामिन यमाल इज आउट फॉर 2 to 3 वीक्स। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अब यहाँ पे भाई बारसा फैंस काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं। काफ़ी कल हमने स्ट्रीम भी की तो उसमें मैंने यही चीज़ क्लैरिटी दी थी कि भाई मुझे नहीं लगता पर्सनली कि कोई इंजरी है। इट इज़ जस्ट कि भाई प्रिकॉशनरी थोड़ा बहुत तो उसको पेन हो रहा होगा डेफिनेटली। भाई जब वो आ रहा है उसकी रिकवरी पूरी हुई नहीं है तो थोड़ा बहुत पेन हो रहा होगा, तो उसी के चलते कि भाई उसको कंप्लीट रेस्ट मिल जाए, यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं एक मेडिकल रिपोर्ट पब्लिश करी है कि उसको पेन है हल्का फुल्का और उसको 2 से 3 वीक की यहाँ पे रेस्ट की ज़रूरत है। वो हमने पब्लिश किया। हमने भाई यहाँ पे स्पेन नेशनल टीम को भेजा और उन्होंने जो उसको कॉल किया था उसको कहीं ना कहीं स्टॉप किया। यानी कि दोस्तों लामिन यमाल स्पेन टीम के लिए इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल ब्रेक में नहीं जाने वाले खेलने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों एक ग्रुप है, एक फ़ैन पर्टिकुलरली है किसी क्लब के, वो थोड़ा उनके ज़्यादा मिर्ची सी लग रही है। यहाँ पे उनका आर्ग्यूमेंट आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि भाई आपको पता है ना वो रूल, आपको पता है ना कि मतलब अगर लिटरली अगर कोई बंदा जानबूझ के नहीं जाता है तो 3 गेम्स का उस पर बैन या फिर भाई उसको एक कूल डाउन पीरियड देना पड़ता है जैसे ही इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आपका क्लब फुटबॉल रिज्यूम करता है। अब अगर उन्हीं के क्लब की अगर याद दिला दिए तो पिछला वाला जो आपका इंटरनेशनल ब्रेक हुआ था उससे जस्ट पहले उनके जो लेफ्ट विंगर है ब्राज़ील के, बहुत बढ़िया फुटबॉलर है उनके क्लब के लिए भी और भाई ब्राज़ील के लिए भी, वो नहीं गए थे। वो इंटरनेशनल ब्रेक में नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि उनको इंजरी बताई गई थी। बट जस्ट इंटरनेशनल ब्रेक से पहले उन्होंने जो लास्ट मैच था उसको खेला था, बढ़िया खेला था, अच्छी रेटिंग आई थी, 8+ की रेटिंग आई थी, गोल भी आई थिंक स्कोर किया था, एंड इंटरनेशनल ब्रेक के जस्ट बाद वाला गेम भी खेला था। तो भाई अगर ये रूल आप पे भी लग जाता तो क्या ही मज़ा आ जाता। मतलब कहीं ना कहीं आप भी वो इंजरी वाला जो है वो कहीं ना कहीं आप फेक कर रहे थे। सबको दिख रहा है भाई, सबको दिख रहा है। आप क्लब वर्ल्ड कप से खेल के आते हो और आपके प्लेयर थके हुए हैं, आप कहीं ना कहीं बहाना मारते हो और आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हो। आपके लिए थोड़ा लीनियंट यहाँ पे कोच, अगर बात करी जाए ब्राज़ील के कोच या फिर आपके स्पेन के कोच जो भी हैं वो काफ़ी लीनियंट है। ऑन द अदर एंड भाई हमारा प्लेयर जेन्युइनली भाई इंजरी से बाहर आया है। उसने आधा मैच खेला, आधा भी नहीं खेला, 15 मिनट खेले थे एक मैच में, और पीएसजी वाले गेम में आपने देखा था कि हाफ के बाद वो थका थका ही सही लग रहा था। तो भाई यहाँ पे फैंस जो अदर क्लब के हैं उनके लिए तो भाई मैं ये बोलूँगा कि भाई बर्नॉल लो घिस दो। क्या बोला तूने? घिस दो घिस दो, जहां जहां जलन मच रही वहां वक्त घिस दो। और बाय द वे दोस्तों, लामिन यमाल ही इकलौता प्लेयर नहीं था जिसको भाई यहाँ पे डेला फोंते हरामी आदमी ने पेन किलर्स ठोके थे। भाई यहाँ पे निको विलियम्स भी वो प्लेयर था जिसके भाई उसने पेन किलर्स मारे थे अलॉन्ग विथ आपका लामिन यमाल, और दोनों के दोनों प्लेयर्स लिटरली भाई पेन में खेल रहे थे। और आपने क्या देखा उसके बाद? आपने देखा कि लामिन यमाल ने 3 से 4 मैचेस मिस किए। आपने देखा निको विलियम्स जब से वो इंटरनेशनल ब्रेक से आया भाई उसने लिटरली फुटबॉल ही नहीं खेला है भाई। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे ये बंदा करना क्या चाहता है किसी को पता ही नहीं डेला फोंटे के बारे में। दोनों उसके बेस्ट ऑप्शंस, लेफ्ट साइड के राइट साइड के विंगर्स को खत्म करना चाहता है क्या लिटरली भाई है? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। खैर दोस्तों, मूव ऑन करते हैं एक बॉम्बर की तरफ जहां पे भाई फ्रैंकी डियोंग से रिलेटेड एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। कल मैंने आपको बताया था कि भाई ऑलमोस्ट बताया जा रहा है कि 15 अक्टूबर तक यहाँ पे ये डील साइन हो जाएगी। कितनी सच्चाई है आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट यहाँ पे एक और बड़ी खबर आ रही है जो बता रहा है कि भाई यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग ने मेजर चंक ऑफ सैलरी कहीं ना कहीं रिड्यूस करी है। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैक्स टू मैक्स भाई वो 1 मिलियन कहीं ना कहीं कट ऑफ करेगा, वो भी आपका ग्रॉस में, और जब नेट की बात आ जाएगी तो वो 500K बन जाएगा। बट जो सुनने में आ रहा दोस्तों भाई वो बता रहा है कि यहाँ पे 12 मिलियन तक की सैलरी वो ग्रॉस उठा सकता है, जो कि सिमिलर है यहाँ पे पेड्री की सैलरी के बराबर। मे भी उसमें भाई कहीं ना कहीं
प्रिटी श्योर, मैं तो बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि भाई यहाँ पे एड ऑन्स होंगे जो कि भाई उसके रिलेटेड होंगे। यहाँ पे अगर आप लीग जीत जाते हो, अगर आप यूसीएल में भाई सेमीफाइनल्स में पहुँच जाते हो या फिर फाइनल्स में पहुँच जाते हो या फिर इनफैक्ट जीत जाते हो, तो इस तरीके के एड ऑन्स डेफिनेटली होंगे जो कि उसके कॉन्ट्रैक्ट को लेके चले आएंगे 17, 18 या फिर 16 मिलियन तक तो लेके चले आएंगे, मतलब ईजिली, मेरे को ये लगता है। बट अगर उन सारे एड ऑन्स को साइड करा जाए तो 12 मिलियन की जो विदाउट एनी एड ऑन्स की जो सैलरी है भाई, अगर इस बात में सच्चाई है, और जो कि मैं 100% श्योर हूँ कि नहीं है अभी, 12 मिलियन इज़ ह्यूज अमाउंट, मतलब जितना, मतलब उसका मेरे को लग रहा है ईजिली उसने भाई 5 से 6 मिलियन का कट लिया है यहाँ पे। एंड अगर ये बात में सच्चाई है दोस्तों, तो भाई हैट्स ऑफ भाई, फ्रैंकी डियोंग तेरे को हैट्स ऑफ है भाई। बट मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है, बिकॉज आपको याद होगा रैशफोर्ड के केस में भी यही कहानी चली थी कि भाई बहुत बड़ा मेजर पे कट ले रहा है, मतलब 30% सैलरी पे आ रहा है, 40% सैलरी पे आ रहा है, और इन द एंड क्या हुआ दोस्तों, आपको ही पता है, 14 मिलियन, मतलब 18 मिलियन से वो 14 मिलियन पे आया। तो हमारे लिए भाई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बट चलो ठीक है, अगर 12 मिलियन पे आ जाता है तो भाई इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। और भाई बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग कंट्रीब्यूट करेंगे बार्सिलोना के फाइनेंसेस में। तो दोस्तों लेट्स सी कि ये डील कब तक क्लोज इन होती है। बट अब हम मूव ऑन करते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है कि बार्सिलोना इस समय पे काफ़ी सारे लेफ्ट सेंटर बैक्स को मॉनिटर कर रही है। एंड हम लोग क्या ही कर सकते हैं, राइट, हम तो सिर्फ मॉनिटर ही कर सकते हैं। तो ऐसे में एक नाम, एक्सपीरियंस प्लेयर का नाम यहाँ पे सामने आ रहा है, श्लॉटरबैक। मैं नहीं मानता। काफ़ी सारे यहाँ पे रिपोर्ट्स बता रही हैं, और पर्टिकुलरली यहाँ पे स्पोर्ट, जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, उन्होंने यह रिपोर्ट किया है कि यहाँ पे बार्सिलोना काफ़ी अच्छे से मॉनिटर कर रही है श्लॉटरबैक का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको। अब आपको ही पता, आई थिंक 2027 तक उसका कॉन्ट्रैक्ट है, तो कहीं ना कहीं 1 साल बचेगा इसके बाद, और कहीं ना कहीं जो उनके रिलीज़ क्लॉज है उसमें कहीं ना कहीं गुंजाइश होगी, कुछ डिस्काउंटेड प्राइस में मे भी एक बार को श्लॉटरबैक मिल सकता है। मे भी बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, मे भी बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। पर्सनली दोस्तों मुझे श्लॉटरबैक बहुत पसंद है। लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है भाई वर्सेटाइल है, आप देखो यंग भी है, एज बिल्कुल सही है उसकी, बिल्कुल सही टाइम पे अगर बार्सिलोना में आता है तो भाई हमें एक लॉन्ग टर्म के लिए सर्व कर सकता है। बट कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ उसके नुक्स भी हैं, जो कि उसकी सबसे बड़ा नुक्स है यहाँ पे कि इंजरी प्रोन है भाई। वो आधा सीजन नहीं तो चलो, मतलब 30% ऑफ द सीजन वो इंजरी मैंने देखी है। मतलब मैं ऑब्वियसली बोरुसिया डॉर्टमुंड को देखता नहीं हूँ, बट जब भी क्रूशियल मैचेस की बात आती है भाई वो नहीं खेल रहा होता। अभी जो बोरुसिया डॉर्टमुंड के मैच हुआ था अभी यूसीएल में, उसमें नहीं खेल रहा था, तो इंजरी ही होगी मोस्ट प्रोबेबली द रीज़न, राइट। तो थोड़ी इंजरी प्रोन तो वो बंदा है, और यही एक मुझे मेजर कॉन लगता है श्लॉटरबैक में। और अगर आप इसको साइडलाइन कर सकते हो, अगर आप उसकी इंजरी रिकॉर्ड को ठीक कर सकते हो, जो कि शायद से यहाँ पे आपकी हांसी फ्लिक की टीम में भी कर भी सकती है, तो ऐसे में भाई श्लॉटरबैक शुड बी अवर नंबर 1 चॉइस। अगर आप देखो फाइनेंसेस जो इन्वॉल्व होंगे इस डील के लिए, वो कहीं ना कहीं बार्सिलोना को सूट करते हैं। 50 के अराउंड या फिर 45 मिलियन के अराउंड में भी एक बार को पड़ सकता है श्लॉटरबैक। बट दोस्तों जैसे मैंने कहा कि भाई इसको मॉनिटर किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि विंटर ट्रांसफर मार्केट में होने वाली ये डील, ये जाएगी भाई समर ट्रांसफ़र में, और मे भी उसके बाद भी भाई यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस और देखे जाएंगे। जैसे मैंने अभी बेनिफिका का कल की वीडियो में एक 19 ईयर ओल्ड के बारे में डिस्कस किया था, तो कहीं ना कहीं वो भी कंसीडर किया जा रहा है। अब मूव ऑन करते हैं रियल मैड्रिड वर्सेस विलारियल वाला गेम की तरफ। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट गेम आफ्टर, लाइक अगर आप देखें यहाँ पे ला लीगा में एथलेटिको मैड्रिड वाला गेम जो रियल मैड्रिड फेस कर सकती है। विलारियल यहाँ पे बहुत ही बढ़िया टीम लग रही है, अच्छा फॉर्म है उनका, अच्छे तरीके से वो खेल रही है। एंड अगर आप देखें तो भाई क्लीन शीट भी भाई आई थिंक रियल मैड्रिड की जितनी ही उन्होंने मेंटेन करी है। आउट ऑफ लाइक 6-7 गेम्स उन्होंने 3 गेम में क्लीन शीट मेंटेन करी है। बढ़िया फॉर्म है जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ, और एक बहुत ही ज़्यादा टफ मुकाबला हो सकता है रियल मैड्रिड के लिए, अनटिल अनलेस भाई यहाँ पे एम्बापे डिसाइड करता है कि भाई वो हैट्रिक मार देगा फिर से, देन तो भाई कहानी खत्म हो जाएगी विलारियल की। बट भाई यहाँ पे विलारियल बहुत ही बढ़िया टीम सेटअप हुई है इस पर्टिकुलर सीजन में। भाई बहुत इंटरेस्टिंग होगा जब बार्सिलोना विलारियल के अगेंस्ट खेलेगी, तो हमारे लिए भी भाई चैलेंजेस बहुत हाई होंगे जब हम लोग ये मैच देखने वाले होंगे फिर खेलने वाले होंगे। रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी क्या होगी इस गेम में, उनका राइट बैक ना होना। भाई दोनों के दोनों राइट बैक नेचुरल राइट बैक नहीं है, अब कारवाहाल नहीं है, ट्रेंट नहीं है इस गेम में। अब यहाँ पे वो मेक शिफ्ट राइट बैक खिलाएंगे, या तो एसेंसियो खिलाएंगे या वेलवर्दे खिलाएंगे, या तो फिर यहाँ पे भाई आई थिंक कामाविंगा खिलाएंगे। कामाविंगा राइट बैक के रोल में उतने इफेक्टिव नहीं नजर आ रहे हैं, कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहे हैं। एसेंसियो ही मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे स्टार्ट करेगा उनके लिए। बट ओवरऑल अगर आप टीम को देखें तो भाई मुझे लग रहा है कि भाई कर लेगी, भाई रियल मैड्रिड जैसे तैसे कर लेगी। थोड़ा टफ जरूर रहेगा उनके लिए मैच, या तो टफ रहेगा तो बहुत ही ईजी रहेगा एम्बापे डिसाइड करता है जैसे मैंने कहा। तो यस, ये गेम मुझे लग रहा है भाई रियल मैड्रिड निकाल लेगी। आई थिंक 3-1 की स्कोर लाइन से शायद से यहाँ पे गेम निकाल सकती है। मे भी थोड़ा टेस्ट करे यहाँ पे विलारियल, बट भाई उतना कंपटीशन शायद से ना दे पाए।
अब हम बात कर लेते हैं बादशाह वर्सेस सीविया के मैच के बारे में। बहुत टफ मैच मैं इसको मानता हूं भाई। क्यों? कई सारे रीजन है भाई। यहाँ पे आप सबसे पहले तो अवे खेलने वाले हो, आप थके हुए हो, आपने अभी जस्ट पीएसजी के साथ मैच खेला, उससे पहले भी आपने दबा के मैच खेले। अब आप देखो की प्लेयर्स आर आउट। अगर आप देखें यहाँ पे लामिन यमाल नहीं खेल पाएंगे, जुआन गार्सिया नहीं खेल पाएंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट कि रफीनिया एंड फरमीन के बारे में मेरे को पता नहीं है। फरमीन एंड रफीनिया की अगर आप देखो तो उनको बोला जा रहा है कि ग्रीन लाइट मिल जाएगी इस गेम के लिए, बट आप लोगों को भी पता है कि हंसी फ्लिक जो प्लेयर्स आते हैं जस्ट आते हैं, उनको भाई वो स्टार्ट नहीं देता है अनटिल अनलेस बहुत ही बड़ा मुकाबला हो। और ये गेम में भाई उनको ज़्यादा मिनट्स मिलेंगे, मुझे लगता है 20-25 मिनट मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी सेकंड हाफ में, बट स्टार्ट तो नहीं करने वाले। तो मेरे हिसाब से दोस्तों लाइनअप ये रही आपके सामने मैंने लगा दी है। देखिए यहाँ पे आपके शेजनी एज अ गोलकीपर, राइट हैंड साइड में कुंडे, एरिक गार्सिया खेलता बट वो इंजर्ड या फिर उसके कुछ मसल पुल हुई थी तो उसको थोड़ा रेस्ट दिया जाएगा, मुझे ये लग रहा है। अगर एरिक गार्सिया इज फिट तो भाई यहाँ पे एरिक गार्सिया खेल सकता है। अगर सेंट्रली देखें तो भाई अरोहो एंड क्रिश्चियनसन की जोड़ी, कुबार्सी को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए और इन दोनों की जोड़ी को खिलाया जाना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में बार्ले, एंड अगर बार्ले को आपको भी रेस्ट देना है तो भाई आप जॉफरी टोरेंट को लेके आओ, ना कि जेरार्ड मार्टिन को। जेरार्ड मार्टिन के काफ़ी सारे गेम्स हो गए। सेंट्रली आप बात करें भाई, मिडफील्ड की अगर आप बात करें तो मुझे पर्सनली लगता है कि भाई आज बर्नाल का दिन है कि वो गेम स्टार्ट कर सकता है। भाई बर्नाल, मुझे लगता है दोस्तों कि बर्नाल को गेम स्टार्ट मिलना चाहिए और उनके साथ हो सकते हैं यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग। अब अगर आगे की बात करें तो ऑलमो ऑलरेडी भाई 3 से 4 मैचेस 90 मिनट से ज़्यादा खेल चुके हैं और पिछले गेम में वो बहुत अच्छे लगे नहीं हो देखने में। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो भाई यहाँ पे मेरे को लगता है कि ड्रो या फिर टोनी फर्नांडिस खेल सकते हैं। सिंस ड्रो को चांस मिल चुका है बट अभी तक टोनी फर्नांडिस को चांस नहीं मिला है, तो आई थिंक यहाँ पे भाई आपका ड्रो खेल सकता है, सॉरी टोनी फर्नांडिस खेल सकता है आपके कैम वाली पोजीशन में। मुझे पर्सनली लगता है कि ऑलमो को रेस्ट दे देना चाहिए, या फिर अगर खिलाना चाहते हो तो खिला लो भाई, बट अब थोड़ा मतलब उम्मीदें कम होगी मेरी। राइट हैंड साइड रूनी, लेफ्ट हैंड साइड रैशफोर्ड एंड फ्रंट पे आपका फरहान, ये मेरी लाइनअप है। सब्सिट्यूट्स की अगर बात करी जाए तो मैं जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे जॉफरी टोरेंट को बाल्डे का एक सब्सिट्यूट होना चाहिए 65-70 मिनट में। वो डिपेंड करता है गेम की सिचुएशन पे। अगर हम लोग लीड पे हैं तो भाई डेफिनेटली आना चाहिए। तो लेट्स सी दोस्तों क्या होता है। लेवेंडोस्की ऑब्वियसली आपका आएंगे यहाँ पे फरहान की जगह पे। तो कुल मिला के दोस्तों मेरे हिसाब से लाइनअप ये रही। आप लोगों को क्या लगता है? अब अगर हम लोग गेम के बारे में बात करें दोस्तों, तो जिस तरीके से भाई हमारे क्रूशल प्लेयर्स मिसिंग हैं यहाँ पे, तो भाई उस हिसाब से अगर आप देखो तो चांसेस क्रिएट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। पेड्री को मैंने भाई इस गेम में इस लाइनअप में नहीं रखा है क्योंकि भाई पेड्री को आपको रेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आपको ही पता है स्पेन में जब वो जाएगा नेशनल टीम के लिए जाएगा तो रिन की टिकिया की तरह भाई यहाँ पे आपके जो डेला फोंते हैं उसको रगड़ने वाले हैं लिटरली। तो आप अपने एंड पे इंश्योर करो कि एटलीस्ट वो एक गेम तो रेस्ट ले रहा है। तो ये देखो दोस्तों थोड़ा क्रिएटिविटी वाइज थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो हमें क्लिनिकल होना पड़ेगा जो जो चांसेस हम क्रिएट करते हैं उन सारे चांसेस में। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे थकान हो रखी है, रैशफोर्ड को थकान हो रखी है क्योंकि जब से भाई रफीनिया गया तब से वो लगातार गेम्स खेल रहा है। अगर आप देखो भाई यहाँ पे फरहान को भी ठीक ठाक थकान हो रखी होगी, फ्रैंकी डियोंग को भी काफ़ी थकान हो रखी होगी, बट इसके बावजूद भी इन लोगों को पुश करना होगा भाई। ये गेम हमारे लिए बहुत क्रूशल है, हम लोग पॉइंट लूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि भाई साथ में रियल मैड्रिड भी पॉइंट लूज़ नहीं करेगी, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। तो बिल्कुल यहाँ पे भाई एम शुड भी कि भाई किसी तरीके से फर्स्ट हाफ में गेम को किल करा जाए एंड देन उसके बाद रेस्ट देना स्टार्ट किया जाए प्लेयर्स को। मेरी प्रेडिक्शन तो इस गेम के लिए 2-1 की है, जहाँ पे बार्सिलोना 2 गोल करेगी एंड भाई आपके सामने सीविया 1 गोल करने वाली है। आप लोग अपनी प्रेडिक्शन और अपनी लाइनअप को ज़रूर बताइए कमेंट्स में। और दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।